हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम यहाँ हर दिन टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 8 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि हमारे सेशंस की खासियत ये है कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम आपको ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को कनेक्ट और रिलेट करके याद रखना है फ्यूचर के लिए, और किस तरह से आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। अदरवाइज़ करंट अफेयर्स भूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को पढ़ाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ और लेक्चर्स टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर आते रहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो टॉप 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, कौन सा महानगर 70 से 80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बन रहा है? तो ये था सूरत। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 70 से 80 लाख की आबादी की हम बात करेंगे तो आंसर अलग हो जाएगा, और अगर हम ओवरऑल बात करेंगे कि इंडिया का पहला स्लम फ्री झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन सा बना था, तो वो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में प्रतिस्पर्धा करने वाली विश्व की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनेंगी? इनका नाम है वीनस विलियम्स, ये अमेरिका की प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 3 था, देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? तो मुंबई से अहमदाबाद के कॉरिडोर पर यह रन करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मौत दर्ज की गई है? तो यह है 166, और सबसे ज़्यादा मौतें हमें देखने को मिली मध्य प्रदेश राज्य से, दूसरे स्थान पर था महाराष्ट्र और तीसरे पर था यहाँ केरला। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इन्होंने उद्घाटन किया है? तो अंडमान निकोबार में। वर्ष 2025 में किस राज्य का लिंगानुपात जन्म के समय 910 से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा राज्य का। क्वेश्चन नंबर 7 था, मिशन मौसमी के तहत भारत के पहले 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो दिल्ली में इसका उद्घाटन हो रहा है। अगला था, झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इनका नाम है जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। नेक्स्ट है, किस आईपीएल टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने। क्वेश्चन नंबर 11 था, जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर हो गया है? तो नोएडा शहर में। और आखिरी प्रश्न था, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में प्रस्तावित कलई 2 जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और ये परियोजना लोहित नदी पर स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। हमने कल इन क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इन सारे क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास, और शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दिसंबर मंथ के लिए जो 2025 की हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है वेबसाइट पे। और अगर आपको पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, और हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर वेल एक्सप्लेन करते हैं, हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए किसी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, और जब भी कभी एग्जाम आए तो आप इस ई बुक के थ्रू पूरे मंथ को रिवाइज कर सकें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पे जाके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ है। इस वीडियो का फ्री PDF यहाँ पर आपको मिलेगा, फ्री टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पर। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, जीएस के नोट्स हैं एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल
कॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास पर हम आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किस भरतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है। नृत्य कलानिधि अवार्ड किसको दिया गया है? अमंग द भरतनाट्यम आर्टिस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उर्मिला सत्यनारायण, ठीक है। इनको ये प्रेस्टिजियस नृत्य कलानिधि अवार्ड दिया गया है। तो भरतनाट्यम प्रतिपादक उर्मिला सत्यनारायण को चेन्नई में संगीत अकादमी में 19वें नृत्य महोत्सव के दौरान नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड कौन देता है? तो मद्रास संगीत अकादमी, ठीक है। ये नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। तो आपको अवार्डी का नाम याद रखना है कि ये अवार्ड किसको दिया गया। आंसर है उर्मिला सत्यनारायण, ठीक है। भरतनाट्यम जो डांस होता है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ये तमिलनाडु का डांस है, ठीक है। ऑल्दो अब ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है, लेकिन आपको ओरिजिन याद रखना है कि ये कौन से स्टेट का डांस माना जाता है, तो तमिलनाडु का। इसी तरह से बहुत सारे कुछ कल्चरल फोक डांसेस होते हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार यही सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एक बार देख लेते हैं। पहला आपका है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। दूसरा आपका हो गया यहाँ पर कथकली। कुछ लिमिटेड ही कल्चरल डांस है जिनके बारे में बार बार एग्जाम में पूछते हैं। कथकली डांस जो है आपका, ये भी केरला राज्य का है। थर्ड आपका हो गया सत्रिया, और ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि सत्रिया कौन से राज्य का डांस है। सत्रिया जो है ये असम राज्य का डांस होता है, ठीक है। और यहाँ पर केरला का एक और डांस है जिसका नाम होता है मोहिनी अट्टम। एटलीस्ट आपको ये 4-5 नाम जो है ये ध्यान में रखने चाहिए डांस से रिलेटेड, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम और कथकली केरला का है, सत्रिया असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और यहाँ पर ऑलरेडी हमने बात करी कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। यहाँ पर हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स का क्वेश्चन देखा है। तो चलिए हम 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। 2025 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया था आर.के. श्रीराम कुमार को। बुकर पुरस्कार के विजेता थे डेविड ज़ैले। इनके उपन्यास फ्लैश के लिए इनको 2025 का बुकर पुरस्कार मिला था। 59th एडिशन का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दिया गया विनोद कुमार शुक्ला को 2025 में, जिनका दिसंबर 2025 में निधन हो गया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी दिया गया था राम सुतार को, और इनका भी निधन हो गया था दिसंबर 2025 में, ठीक है। 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया था भद्रेश दास को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया वेलामाला सिमात्रा को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की विजेता रही सुप्रिया साहू। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया मिशेल बैचलेट को। हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए विनर थे मिस्टर सुशील शुक्ला। विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया जयंत विष्णु नार्लिकर को, मरणोपरांत इनको मिला है। टर्नर पुरस्कार के लिए विजेता थे नीना कालू। फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है एताना बोनमाटी ने। एबल पुरस्कार जो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, इसके लिए विनर थे मसाकी काशीवारा, ये जापान को बिलोंग करते हैं। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया अनीसुर रहमान को, और स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया था गुंटर ब्लॉशल को, ठीक है। ये आपकी 2025 की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान की लिस्ट है, इनको आपको जरूर रिवाइज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीज़ा शुरू किया है? तो इंडिया ने अपना नया ई बिजनेस वीज़ा हाल ही में लॉन्च करा है चाइना देश के सिटीजन्स के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीनी व्यवसायियों के लिए नया ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा शुरू किया। इसके तहत चीनी जो व्यवसायी हैं इनको भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति दी जाएगी, ओके। चीन का कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। चीन जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी बीजिंग है। मुद्रा यहाँ पर चलती है रेन मिनबी या फिर चीनी युआन। राष्ट्रपति यहाँ पर है शी जिनपिंग। राजभाषा यहाँ पर मंदारिन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम होता है मैकमोहन लाइन, यानी मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चीन का स्टैटिक जीके। याद रखिएगा इंडिया ने ये नया ई बिजनेस वीज़ा शुरू किया है चाइना के व्यवसायियों के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से पिछले दिनों जो ईरान देश था, इन्होंने अपना वीज़ा वेवर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है जो इंडिया के लिए अब तक चल रहा था, ठीक है। वीज़ा वेवर प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें इंडिया के जो सिटीजन्स ईरान जाते थे उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी तुरंत, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया, जिसके बाद अब अगर इंडिया से कोई भी ईरान जाएगा तो उनको पहले से वीज़ा प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। और क्यों किया है ईरान ने ऐसा? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें धोखाधड़ी और फ्रॉड वाले केसेस सामने आ रहे थे ईरान देश में, ठीक है। तो यही रीज़न है कि ईरान ने अपना ये वीज़ा वेवर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जो इन्होंने पहले इंडिया के लिए अलाउ किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली को किसने विकसित किया है? जो स्वदेश वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है, जिससे कि ब्रैकिश और सी वाटर पोर्टेबल होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, इसको किसने डेवलप कर लिया है? इसको डेवलप किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो स्वदेश का पूरा फुल फॉर्म क्या है? सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली एक पोर्टेबल और शक्तिशाली मशीन है जो कठिन परिस्थितियों में सैनिकों को शुद्ध पानी प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ के हमारे फिलहाल हेड कौन है? डीआरडीओ के हेड हैं डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऑप्शन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, लेकिन अगर हम इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड बना दें, यानी कि ये दूसरी कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, कंफ्यूज नहीं करना, मुझे बस ऐसे याद आ गया तो मैं आपको बता रही हूँ। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में 2025 का एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हम जानते हैं? इसको 2025 के नवंबर मंथ में मिनी रत्न का स्टेटस मिल गया था। ये एक मिनी रत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, मिनी रत्न के कैटेगरी 1 में अब ये कंपनी आती है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये हमारी अब मिनी रत्न कंपनी बन गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहां पर किया है? हमारे मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया का पहला कमर्शियल ट्रॉपिकल ट्राउट फार्म को। कहां पर किया है? करेक्ट आंसर है तेलंगाना के हैदराबाद में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये फार्म स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर लिमिटेड द्वारा स्थापित है। ये भारत का पहला वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म है जो रास यानी रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तकनीक पर आधारित है। ये सुविधा ठंडे पानी की रेनबो ट्राउट मछली को उष्णकटिबंधीय जलवायु में पूरे वर्ष पालने की क्षमता प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। किसने किया है? हमारे मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने। किस चीज़ के मिनिस्टर हैं ये हमारे मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पृथ्वी घूर्णन दिवस 2026 यानी अर्थ रोटेशन डे हमने कब मनाया है? तो अर्थ रोटेशन डे हर साल हम मनाते हैं 8 जनवरी को। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह दिवस ऐतिहासिक खोज की याद दिलाता है जब इंसान को पहली बार वैज्ञानिक रूप से ये पता चला था कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है। 1851 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फूको ने फूको पेंडुलम का उपयोग करके दिखाया कि पृथ्वी किस तरह घूमती है, जो इस घटना का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण था। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि कब हम मनाते हैं अर्थ रोटेशन डे, तो आंसर हो जाएगा 8 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन में है 6 जनवरी, 4 जनवरी और 7 जनवरी। आइए देखते हैं हम इस दिन क्या क्या मनाते हैं। 6 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, यानी वॉर में जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, ऑर्फन हो जाते हैं, उनके बारे में हम इस दिन बात करते हैं, उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं। 4 जनवरी को आपका होता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे क्या होता है? मतलब जो हमारे दृष्टिहीन भाई बहन हैं उनके लिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं और ये बात करते हैं कि उनको भी किस तरह से समाज में उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना बाकी लोगों को मिलता है। ठीक है, और 7 जनवरी को एज सच कोई खास दिन नहीं होता है, लेकिन 8 जनवरी के बाद 9 जनवरी को एक स्पेशल डे होता है। ये है NRI डे, यानी कि नॉन रेजिडेंट्स इंडियन डे। ठीक है, इसको अब प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। किस देश ने IPL 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है? कौन सी कंट्री है जिसने IPL 2026 के ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बांग्लादेश। क्यों लगाया? तो इसका रीज़न जो है वो कल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बांग्लादेश सरकार ने ये फैसला BCCI द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बाहर करने के निर्देश के बाद लिया। ये क्वेश्चन हमने कल देखा था कि जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं मुस्तफिजुर रहमान, इनको BCCI ने बैन कर दिया और अब इनको नहीं खेलने दिया जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में थे ये, और इसी के बाद बांग्लादेश की सरकार ने फैसला लिया कि ठीक है, हम अब IPL 2026 को अपने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, तो फिलहाल ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर है। IPL 2026 के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। कब स्टार्ट होगा ये? 26 मार्च को स्टार्ट होगा, 31 मई तक ये इवेंट चलेगा। ठीक है, इसके टाइटल स्पॉन्सर इस बार कौन है? तो टाटा ग्रुप से, याद रखिएगा। यहाँ पर हमने कल एक्सपेंसिव प्लेयर की बात करी थी कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर का रिकॉर्ड इसमें किसने बनाया था, तो वो थे कैमरून ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन प्लेयर की, तो मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स 2 थे यहाँ पर। पहले आपके हो गए मिस्टर प्रशांत वीर
और यहाँ पर दूसरे प्लेयर जो हैं उनका नाम है कार्तिक शर्मा। ये दोनों आपके इस कैटेगरी में मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स साबित हुए हैं, ठीक है। और ये दोनों प्लेयर्स जो हैं इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने परचेज़ किया है, कितनी वैल्यू के साथ, 14.2 करोड़ रुपए के साथ, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर याद रखिएगा डिफेंडिंग चैंपियंस इस बार कौन है, तो ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। स्पेस एक्स ने किस देश के कॉस्मो स्काई मेड पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च कर दिया है कॉस्मो स्काई मेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को। कौन से देश से? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर इटली, ठीक है। उपग्रह का नाम क्या है? CSG-3 यानी कॉस्मो स्काई मेड सेकेंड जनरेशन, और ये इटली देश का उपग्रह है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट का यूज़ करते हुए। ये उपग्रह पृथ्वी के रडार अवलोकन के लिए है, जिसका उपयोग निगरानी, आपातकालीन प्रबंधन और अन्य नागरिक व रक्षा अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, इटली। इटली के बारे में एक और करंट अफेयर्स हम 2025 का क्या जानते हैं? इटली का जो क्यूजीन होता है, यानी इटली का जो खाना है, इसको पहली बार यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है और यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया, ठीक है। तो इसी के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश का जो खाना है, पूरा का पूरा क्यूजीन इनका, ये यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया। अदरवाइज पहले क्या होता था, यूनेस्को हर जगह की छोटी छोटी चीज़ें, किसी के यहाँ का कोई फूड हो गया या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लेता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश का पूरा खाना इन्होंने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल किया, ठीक है। तो यहाँ पर इटली के बारे में ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम जानते हैं 2025 का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वर्ष 2026 और 27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन बन गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। तो कौन सी कंट्रीज हैं जो इलेक्ट हुई हैं एज द न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC 2026 और 27 के टर्म के लिए? ऑप्शन हैं बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लातविया, लिबेरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये 5 कंट्रीज जो हैं इनको नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर UNSC में शामिल करा गया है, ठीक है। तो 2026 और 27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं। बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लातविया और लाइबेरिया। यहाँ पर सुरक्षा परिषद में याद रखिएगा कि कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी यानी 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 अस्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। कौन से 5 सदस्य हैं? चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA, ठीक है। ये 5 जो है इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और इसी के साथ इनके पास वीटो पावर भी होती है। इसका गठन हुआ था 1945 में और UNSC का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि भारत UNSC का स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। कभी कभी हम अस्थायी वाले सदस्य में आ जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 10 जो इसके अस्थायी सदस्य हैं उनमें से 5 हो गए बहरीन, कोलंबिया, DRC, लातविया और लाइबेरिया। इनके अलावा 5 और कौन से बच रहे हैं उनके नाम भी देख लेते हैं। यहाँ पर छठवां आपका हो गया कंट्री डेनमार्क, फिर इसके बाद है ग्रीस, नेक्स्ट है पाकिस्तान, देन पनामा और उसके बाद सोमालिया, ठीक है। तो ये आपके 10 मेंबर्स हो गए जो कि नॉन परमानेंट है फिलहाल UNSC में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ था? खेलो इंडिया बीच गेम्स का ये जो सेकेंड एडिशन था ये शुरू हुआ था दीव में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण दीव के घोगला बीच पर शुरू हुआ। यह आयोजन 5 से लेकर 10 जनवरी तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एंड दीव द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए मैस्कट हमने क्या रखा है? इसका मैस्कट है पर्ल, जो एक खुश मिजाज डॉल्फिन का नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो सेकेंड एडिशन है ये फिलहाल दीव में शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टेड लिख लीजिएगा, वेयर हैज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स स्टार्टेड, ठीक है। देखिए अलग अलग खेलो इंडिया के गेम्स आते हैं, जैसे कि एक आता है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 में कहाँ पर हुआ था? अगर आपको वेन्यू याद हो तो ये बिहार में हुआ था, ठीक है। और इसके लिए हमने मैस्कट क्या रखा था? गज सिम्हा। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि खेलो इंडिया के बहुत सारे अलग अलग गेम्स आते हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, यहाँ पर हमने बात किया खेलो इंडिया बीच गेम्स की। फिर इसी तरह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग गेम्स होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है
जनवरी 2026 में भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ सैंडलवुड चंदन तेंदुआ देखा गया? तो कौन से इंडिया के स्टेट में हमें सैंडलवुड यानी चंदन लेपर्ड दिखाई दिया है पहली बार? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्नाटका राज्य में। ठीक है, ये तेंदुआ कर्नाटक के विजयनगर जिले में वन्यजीव वैज्ञानिक संजय गुब्बी और इनकी टीम द्वारा कैमरा ट्रैप के माध्यम से देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्ट्रॉबेरी तेंदुआ भी कहते हैं, लेकिन कर्नाटका की सांस्कृतिक पहचान और चंदन उत्पादन में इसकी विशिष्टता को देखते हुए शोधकर्ताओं ने इसे सैंडलवुड तेंदुआ का नाम दिया है। ओके, तो पहली बार इसको कर्नाटका में स्पॉट किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राज्य है जिसने 2025 में पहली बार कंडक्ट किया है फुल असेसमेंट स्नो लेपर्ड्स का? ये राज्य था हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल 83 स्नो लेपर्ड्स मिले थे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश इसी के साथ पहला राज्य बना था जिसने कि स्नो लेपर्ड का पूरा असेसमेंट या सर्वे किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। जनवरी 2026 में शक्तिशाली बर्फीले तूफान जिसका नाम है एजरा, इसने किस देश को प्रभावित किया है? कौन सी कंट्री है जो कि इफेक्ट हुई है एजरा पावरफुल स्नो स्टॉर्म के द्वारा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अमेरिका। ठीक है, तो बर्फीले तूफान एजरा ने मुख्य रूप से अमेरिका के मिडवेस्ट से लेकर ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी तट तक के क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसने बम साइक्लोन का रूप ले लिया था। इससे भारी बर्फबारी, तेज हवाएं और बिजली कटौती हुई है। बम साइक्लोन तब बनता है जब 24 घंटे में वायुदाब तेजी से गिरता है। ठीक है, तो आपको बस सिंपली यहाँ पर याद रखना है कि जो एजरा नाम का स्नो स्टॉर्म था इसने किस कंट्री को हिट किया है? आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, इसी के साथ पिछले दिनों हमने साइक्लोन दितवाह की बात करी थी और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ट्रेंडिंग हो गया था, जिसकी वजह से एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जो साइक्लोन दितवाह है इसने किस देश को अफेक्ट किया था? श्रीलंका देश को। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक फिर ऑपरेशन लॉन्च किया था जिससे कि श्रीलंका देश की मदद की जा सके, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और साइक्लोन दितवाह का जो नाम है कि किस देश ने दिया था, इसका नाम दिया था यमन देश ने। ठीक है, तो ये फैक्ट भी सारे ध्यान में रखिएगा। आज के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। जर्मनी के चांसलर जनवरी 2026 में पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं और इनका नाम क्या है? तो जर्मन चांसलर पहली बार इंडिया को विजिट करेंगे इस महीने में 2026 के, और आपको बताना है कि इनका नाम क्या है। इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनवरी 2026 में भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आने वाले जर्मनी के चांसलर का नाम फ्रेडरिक मर्ज है, जो 12 से 13 जनवरी को अहमदाबाद और बेंगलुरु का दौरा करेंगे, और ये उनकी पहली भारत यात्रा होने वाली है। मुख्य एजेंडा इसमें क्या डिस्कस होगा? व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, तो इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। ये जर्मन चांसलर हैं और ये पहली बार इंडिया को विजिट करेंगे जनवरी 2026 में। फाइन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। हमने 12 क्वेश्चंस आज के देख लिए। 12 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज के, उनको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लास्ट में हमेशा हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, जो इसी वीडियो में से होता है, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हेन इज द अर्थ रोटेशन डे 2026 सेलिब्रेटेड? अर्थ रोटेशन डे हम कब मनाते हैं? दूसरा प्रश्न है, किस देश ने IPL 2026 के प्रसारण पर रोक लगाई है? और आप थोड़ा कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्यों लगाई है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में लिखना है जाके। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस आप चाहते हैं कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी, साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।